नाज़रीन, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो ईरान और अमेरिका के बीच जो डेडलाइन है 2 महीने की 60 दिनों की MOU, जिस पे जो कि इस्लामाबाद MOU के नाम से जाना जाता है, वो ख़त्म हो चुका है। और अब से थोड़ी देर पहले ये खबरें आई हैं कि ईरान ने अमेरिका को ये कहा है कि वो कम से कम इसको चंद हफ्तों के लिए एक्सटेंड कर दे, यानी अगर चाहे तो इस MOU के ऊपर अमल दरामद के लिए चंद हफ्ते वो मोहलत दे सकता है या दे रहा है। क्या अमेरिका जो है, दूसरी जानिब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इसके ऊपर काफ़ी रद्द-ए-अमल दे चुके हैं। आज भी उन्होंने धमकियां दी हैं ईरान को और ये कहा है कि ईरान को मुआशी तौर पर जो है वो ख़त्म किया जाएगा। JD वैंस हो या उनकी दीगर जो लीडरशिप है वो इसी तरह की धमकियां देती हुई दिखाई दे रही है। क्या होगा मुस्तकबिल? क्या ये वाकई डेडलाइन रहेगी? ये ख़त्म हो चुकी है, इसके बाद क्या जंग का आगाज़ होगा? ईरान की तरफ से जो पेशकश हम उसको कह सकते हैं कि उसके ऊपर अमेरिका रद्द-ए-अमल देगा और मुस्बत रद्द-ए-अमल देगा, और पाकिस्तान की सालसी की जो मामलात हैं वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान से उम्मीदें वाबस्ता हैं। इसके हवाले से बात करेंगे। मक्का मुआहदे के ऊपर भी आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको खुशाइंद करार दिया और अहम कदम करार दिया है। मक्का मुआहदे के हवाले से या उसके बाद से जो खलीजी ममालिक हैं उनके हवाले से जो वेस्टर्न मीडिया है वो मुसलसल और तसलसल के साथ ये लिख रहा है कि उनका एतमाद ख़त्म हो गया है अमेरिका के ऊपर, जब जो कि दिफाई एतबार से या उनके तहफ़्फ़ुज़ के एतबार से जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर अमेरिका का किरदार था, उस पर खलीजी रियासतों का जो एक एतमाद है वो ख़त्म हो चुका है। क्या होगा ये मामला? और मक्का मुआहदे की जो अभी उसको खुशाइंद करार दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, इसकी क्या अहमियत है, इसके ऊपर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एजाज चौधरी साहब, किसके मोहताज नहीं है, और जनाब खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ होंगे, कमोडोर रिटायर्ड, दिफाई एतबार से, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के अगले हिस्से में नए सूबों की जो बहस है उसके ऊपर हमारा एक बहुत मुअज़्ज़ज़ पैनल मौजूद होगा। हैदराबाद से रिजवी साहब होंगे, मिफ्ता इस्माइल साहब और कमर ज़मान कायरा साहब। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से का मैं आगाज़ करती हूँ। खालिद चिश्ती साहब, आप से मैं जानना चाह रही हूँ कि आज जो डेडलाइन थी ये तो ख़त्म हो गई और अभी MOU के हवाले से भी बात हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि दिफाई एतबार से कितना अहम है? क्या आपको लगता है कि जंग होगी या फिर जो पेशकश अब की गई है ईरान की तरफ से उसके ऊपर गौर किया जाएगा? जी, बहुत शुक्रिया आसमा शराजी साहिबा, आपने इनवाइट किया। आई थिंक बहुत प्रेगमेटिक अप्रोच है ईरान की भी, और हम तो कई दफ़ा अर्ज करते आए, और एजाज चौधरी साहब के साथ मैंने कई प्रोग्राम में यही अर्ज किया कि ये बुनियादी तौर पर अमेरिका के पास भी मिलिट्री ऑप्शन नहीं रही, और जितनी जल्दी वो रियलिज्म की तरफ चले जाएं, मेरा ख्याल उतना ही कन्वर्जन ज्यादा बेहतर होगी, पॉजिटिव है। ईरान के पास भी इतना डिस्ट्रक्शन होने के बाद बहुत ज्यादा लीवरेज ये नहीं है कि वो मिलिटरीली अमेरिका को शिकस्त दे सके या इतने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल मेजरेबल हासिल कर सके थ्रू मिलिट्री। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने रेजिलियंस और सस्टेन करना था और उन्होंने कर दिखाया है, लेकिन जाहिर है डिस्ट्रक्शन की भी लिमिट होती है, जितनी आपने हिट या अपना डैमेज करवाना है इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी लिमिट होती है। तो आई थिंक लॉजिकल है, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट के पास इस वक्त खास तौर पर मिलिट्री पॉइंट ऑफ से ऑब्जेक्टिव नहीं रहे। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म आपने डिप्लोमेटिक मायर्स की तरफ ही आना है। ये जरूर है कि ऑप्टिकली फेस सेविंग चाहिए दोनों मुल्कों को, क्योंकि दोनों साइडें ये चाह रही हैं कि एक ऑलमोस्ट जैसे विक्ट्री है उसको वॉर ट्रॉफी के तौर पे एक मेजरेबल, एक टेंजिबल एक एलिमेंट नजर आए, जो वो अपने अपने मुखालिफिन को, और खास तौर पर ऑलमोस्ट 6 महीने से दोनों मुल्कों की जिस तरह एंग्जाइटी है, इकोनॉमी इफेक्ट हुई है, वो दिखा सकें कि हमने ये जो रेजिस्टेंस की थी या स्टबन एक स्टैंड लिया हुआ था, खासतौर पर ईरानी लीडरशिप ने, ऑलमोस्ट जैसे मैं पहले भी कई दफा कहा कि इस वक्त एंगर और रिवेंज एलिमेंट भी ऐड हो गया था आयतुल्ला खामनाई साहब की जनाजे के ऊपर, तो वो एक हार्ड लाइनर भी फिर सामने आ जाते हैं। IRGC समझती है कि जंग तो हमने बंद कराई है, वो समझते हैं एक वॉर ट्रॉफी हम डिजर्व करते हैं और हमारा ही आखिरी फैसला होना चाहिए। तो ये सारे जब मिक्स करते हैं तो मेरा ख्याल है ओवरऑल एक खुशाइंद बात है, लेकिन मैं नहीं देख रहा कि मिलिटरीली कोई अमेरिका इनिशिएट करेगा या ईरान इस हद तक दोबारा एक एस्केलेशन में जाएगा, क्योंकि एक ग्राउंड तैयार है। अब मेरा ख्याल इनिशिएटिव लेने की ज्यादा जरूरत है। अच्छा चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो MOU जाहिर है कि उसके ऊपर अमल दरामद की बात ईरान कर रहा है,
کیا یہ بھی ایک ان کی ایک ناپ تول کے بعد یا ایک اسیسمنٹ کے بعد انہوں نے امریکہ کو کہا ہے، کیونکہ وہ اس سے پہلے کہتے رہے کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہیں اور کسی طرح کی فلیکسیبلٹی ایران شو نہیں کر رہا تھا؟ آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اسلام آباد معاہدہ ہے اس کے اوپر اب باقاعدہ یعنی اس کے اوپر مزید ایکسٹینشن ہو سکتی ہے؟ جی، میں چشتی صاحب کے تجزیے سے یہ اتفاق کرتا ہوں کہ اس کا کوئی عسکری حل نہیں ہے، اور نہ امریکہ ایران کو شکست دے سکا اور نہ ہی ایران امریکہ کو کوئی مکمل طور پر ہرا سکتا ہے۔ تو دونوں کے لیے اگر فیس سیونگ ہے جس کی یہ بات کر رہے ہیں تو وہ تو اسلام آباد MOU ہی ہے، اور میرا خیال میں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ دوبارہ سے اسلام آباد MOU پہ آئیں، اس کے جو چیزیں پروویژنز ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں وہ امپلیمنٹ کریں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک پروسیس ہوگا، اور اگر یہ پروسیس چلتا رہے گا تو جو ہرڈلز دونوں ملکوں کو نظر آ رہی ہیں، مثال کے طور پر امریکہ کو ہرڈل نظر آ رہی ہے کہ ان کے ہاں جو ان کا نوجوان طبقہ ہے وہ اس جنگ سے بہت زیادہ تنگ آیا ہوا ہے، یہ MOU کے اوپر بات چیت سے وہ ذرا مطمئن ہو جائے گا، اور مڈ ٹرم الیکشنز میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے ذرا آسان ہو جائیں گے، ایران کے لیے بھی، کیونکہ اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو سینکشنز ہیں ایران کے اوپر اس خصوصاً تیل بیچنے کی وہ امریکہ ہٹا لے گا، تو ایران کو بھی بہت سارے اس کے فوائد ملیں گے، اور ان کے ہاں جو اپنی اقتصادی حالات ہیں وہ خراب ہوں گی۔ اچھا، دنیا کے لیے بھی اچھا ہے، کیونکہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ اس اسٹریٹ آف ہرمز سے جہاں 70-80 جہاز گزرا کرتے تھے اس وقت 5-10 جہاز گزر رہے ہیں، یہ کوئی بہت اچھی صورتحال نہیں ہے دنیا کی اقتصاد کے لیے بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری پارٹیز کے لیے ون ون یہی ہے کہ اسلام آباد MOU کی طرف لوٹا جائے، اور یہی یہ فیس سیونگ ہے جس کا ان دونوں کے لیے میرے خیال میں ان دونوں کو آنا چاہیے اس کی طرف۔ تو صاحب، اس کے اوپر ہم سن رہے تھے کہ پاکستان ابھی بھی کوششیں کر رہا ہے، اور اس میں محسن نقوی صاحب کا حالیہ دورہ اور اس کے بعد پھر جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کوششیں جاری ہیں؟ اور بیچ میں آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ جو تلسی گیبارڈ کے یا کردستان کے جو صدر کو امریکہ چاہ رہا تھا کہ پاسداران کے ساتھ ان کا ایک کنیکشن کھلے، اور ان کے ساتھ ان کا انڈائریکٹ رابطہ بھی ہوا جس کا اعتراف پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا ہے، تو کیا پاکستان کو انڈرمائن کرنے کے لیے یہ کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، آج ایران نے کہہ بھی دیا کہ پاکستان ہی جو ہے وہ ثالثی ہوگا، تو کتنی اہمیت ہوگی پاکستان کی کامیابی ملے گی کہ نہیں؟ اب بالکل ملے گی، جس طریقے سے پہلے ملی تھی۔ پاکستان بڑے سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس ایگریمنٹ کو چاہتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی اقتصاد بھی جو ہے بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے اس سارے کانفلکٹ سے۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان کی کوششیں بالکل نہیں تھمیں گی، اور پاکستان کو ایک کریڈیبلٹی حاصل ہے۔ آپ نے دیکھے کہ ابھی یہ جو جس پہ ابھی آپ بعد میں بات کریں گی کہ یہ ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ کو بھی دونوں ملکوں نے اس کو ستائش دی ہے، تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بہت اہم ہے، دنیا کے لیے اہم ہے، ہمارے خطے کے لیے اہم ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے جو پہلے کوششیں جاری رہی کہ ایران کے لیے کوئی نہ کوئی اور راستے نکالے جائیں، چاہے کردستان کا نکالا جائے، یا ان کے اندر کوئی شورش پیدا کی جائے، یا سابقہ شاہ جو تھے ان کے فرزند کو لے آیا، یہ ساری کوششیں وہ اپنی طرف سے کر چکے ہیں، مزید بھی کر لیں، یہ کامیاب نہیں ہوں گی۔ وہ تو ان کو پتہ چل گیا کہ ایران کے اندر جو ان کا نظام ہے وہ خاصا مضبوط ہے، وہ شاید اتنی اس قسم کی کوششوں سے نہیں جائے گا۔ اچھا، اسرائیل نے بھی کوششیں کر لی کہ اس کانفلکٹ کو ایکسپینڈ کیا جائے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے ارامکو پہ بھی میزائل پھینکے، انہوں نے آذربائیجان میں بھی پھینکے، ایسٹرن ترکستان میں بھی پھینکے، وہ بھی سب کامیاب نہیں ہوا۔ ایک ہی حل ہے اس سارے کانفلکٹ کا، وہ ہے اسلام آباد MOU کے اوپر دوبارہ ساری پارٹیاں لوٹیں، اور میرا خیال میں پاکستان کو بالکل یہ کوشش نہیں ترک کرنی چاہیے۔ چشتی صاحب، مکہ معاہدہ کے حوالے سے بتائیے گا۔ آج پریزیڈنٹ اردوغان نے ایک بہت طویل انٹرویو دیا ہے، بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات کی ہے، نیٹو کے حوالے سے بات کی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو تنقید ہو رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر کہ خلیجی ممالک وہ ان سے مطمئن نہیں ہے، یہ مکہ معاہدہ اس کے اندر کیسے فٹ ان ہوتا ہے؟ دیکھیے آسما صاحبہ، یہ مکہ معاہدہ تو ایک نیچرل کنورجنس ہے۔ اس میں کوئی ان یوزول بات اس لیے نہیں ہے کہ پہلی بات تو یہ تینوں ملک اپنی اپنی اسٹرینتھ لے کر آ رہے ہیں معاہدے کے اندر،
नेटो से लोग कंपेयर करते हैं तो मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं कि जब नेटो आया था यहाँ इस एरिया में, खासतौर पर यूरोप में, तो नेटो उस वक्त आया था जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, अमेरिका बहुत स्ट्रांग था, ज्योग्राफिकली दूर था, मिलिट्री और इंडस्ट्री इंटैक्ट थी और इकोनॉमी बहुत अच्छी थी अमेरिका की उस वक्त। बाकी तमाम मुल्क या डिफीटेड थे या जंग से निढाल थे। एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी था इन मुल्कों को। तो अमेरिका एक अम्ब्रेला लेकर आया कि मैं हूं, मेरी ताकत भी है, मेरी मिलिट्री है, मेरी इकोनॉमी भी है। तो वहां एक एलिमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन नजर आता था आपको। अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तो ये 3 मुल्क कन्वर्जेंस लेकर आए हैं, यहाँ पे एक और एलिमेंट, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। अमेरिका के उन 18-19 अड्डे जो उस तरह दिफा नहीं कर सके जो तवक्कुआत कर रहे थे मिडल ईस्ट के मुताबिक, पहला ट्रस्ट डेफिसिट यहाँ पे हुआ है, तो इन्फ्लुएंस कॉम्प्रोमाइज हुआ। फिर एक और जगह ट्रस्ट डेफिसिट हुआ था 2019 में, मैं आपके व्यूअर्स को रिफ्रेश करता चलूं, जब ईरान ने सऊदी अरब पर एक हमला किया था तो अमेरिका ने ना रिस्पॉन्ड किया था, ना रिटेलिएट किया था, ना डिफेंड किया था 2019 में। 2025 में कतर पर हमला हुआ था, चाहे वो सिंबॉलिक था लेकिन अमेरिका ने डिफेंड भी नहीं किया था, हालांकि उनका सबसे बड़ा बेस था वहां पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर हम अगर ग्लोबली रिलेट कर पाए, इसी मुआहदे को मैं इनडायरेक्टली लिंक करूं, तो यूक्रेन का जो मामला है उस पे देखिए, अमेरिका ने बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया यूक्रेन को, खासतौर पर जब से ये जंग शुरू हुई है। यूक्रेन को F-16 दिए गए हैं बहुत डिमांड के प्रेशर के बाद, इस कॉन्फ्लिक्ट के जब से वो रूस से लड़ रहा है तकरीबन 2.5 साल बाद। और हैरानकुन बात यह है कि जो 39 F-16 दिए गए, एक भी अमेरिकन F-16 नहीं है जहां का ये जहाज बना हुआ है। अमेरिका ने दूसरे मुल्कों से लेकर कहा, उनको कहा कंट्रीब्यूट करें, एक फ्लीट बना दें यूक्रेन को। उसके बाद आ जाते हैं फास्ट फॉरवर्ड, चंद दिन पहले कीव पे जो कैपिटल है यूक्रेन का, बहुत बड़ा रूस ने हमला किया था, मिसाइल, एक भी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो सका था। मैं उसको स्टडी कर रहा था, जिसका मतलब ये है कि उनके पास पैट्रियट और दूसरे मिसाइल ही नहीं है। ये ट्रस्ट डेफिसिट अरब लोग देख रहे हैं कि अमेरिका ने उस मुल्क को भी छोड़ दिया जिसको रूस के आगे आपने डाला और जाहिर है कहा कि लड़ो। फिर कोरिया के वेपन्स उठा लिए गए, उनके ये डिले कर दिए गए। तो ये बहुत लॉन्ग हिस्ट्री हो जाएगी। लेकिन ये मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मैं ख्वाहिशमंद भी होऊंगा और दुआगो भी होऊंगा कि लॉन्ग टर्म में ईरान को भी आना चाहिए। अभी शायद हम ना तवक्को करें, लेकिन ईरान का मैं डे 1 से कह रहा हूं कि लॉजिकली तो ईरान की बात को सपोर्ट करता है ये एग्रीमेंट, कि ईरान ने पहली ख्वाहिश कहा था कि यहां से एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेज और खासतौर पर अमेरिका निकल जाए। तो ये निकालने का तरीका, जो वैक्यूम क्रिएट होगा वो कौन क्रिएट करे, वो कौन फिलअप करेगा? वो तो इस्लामी मुल्क खुद कर रहे हैं, कोई बाहर का तो नहीं कर रहा। तो ईरान को चॉइस साहब, आपको क्या लगता है कि ये ठीक, चॉइस साहब आपको भी लगता है कि ये जो मक्का मुआहदा है इसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने कबूल इसलिए किया है कि ये वो चाहते हैं कि रीजनल सिक्योरिटी हो, या इसकी वजूहात कुछ और भी हो सकती है? नहीं, बिल्कुल। वो देखिए, उनका जो बुनियादी कॉन्सेप्ट चल रहा था बड़ी देर से कि ये दूर बांध की जितनी जंगें हैं इनसे हटना चाहिए, तो इसराइल के वर्गलाने पर ये आ गए इसके अंदर। तो मुझे लगता है कि वो पॉलिसी चलती रहेगी। बल्कि किसी ने मुझसे पूछा कि ये क्या डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद ये जो पॉलिसी है ये कंटिन्यू करेगी, कि ये जो यहाँ से विथड्रॉ कर रहे हैं या रिट्रीट करना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कब चलती रहेगी। जो बाइडेन साहब और डोनाल्ड ट्रंप की जब कैंपेन चल रही थी तो दोनों ये कह रहे थे कि हम इन किस्म की दूर बांध की जंगों से निकलना चाहते हैं। तो मुझे तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने बिल्कुल सही कदम उठाया है कि ये बर्डन शेयरिंग हुई है। रीजनल कंट्रीज आए, बर्डन शेयर करें। जिस तरीके से ट्रांस अटलांटिक अलायंस के बारे में उन्होंने कहा था कि यूरोपियन अपनी सिक्योरिटी को खुद संभालें, ईस्ट एशिया में भी उनको कह रहे कि जापान को कि आप अपनी सिक्योरिटी को खुद संभालें। तो इसलिए मुझे कोई शक नहीं है कि अमेरिका इस मामले में कोई मसाइल नहीं। दूसरा ये कि ये जो मुआहदा है इसके 2 स्तून हैं, वो बड़े अहम हैं। एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का है, जिसका मतलब ये है कि ये आप सिर्फ किसी और के खिलाफ नहीं है, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि आप इसमें अगर कल को कोई और भी शामिल होना चाहता है तो वो हो जाए। और बिल्कुल मैं सही ये कहा चिश्ती साहब ने कि ईरान को होना चाहिए। बल्कि मैंने भी कल जो डॉन में अपना आर्टिकल लिखा उसके अंदर मैंने ये लिखा है कि ईरान को यकीनन इसमें वक्त के साथ, जब अमेरिका यहाँ से विथड्रॉ कर जाएगा, उसमें अभी वैसे वक्त लगेगा। दूसरा इसका स्तून जो है वो कलेक्टिव डिटेरेंस का है, जिसका मतलब कि कोई भी एग्रेशन अगर करता है तो फिर उसके खिलाफ ये तीनों मुल्क जो है मुत्तहिद होंगे। अब इसमें एक रिस्क है। रिस्क ये है कि ये हो सकता है कि किस्म का एक और मुआहिदा इंडिया, इसराइल और यूएई करना चाहे। ये हो सकता है, मुमकिन है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो ये ना करें। इसकी वजह ये है कि इसकी जो बुनियाद है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी के ऊपर है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो की हमाकत करेंगे। खुसूसन इस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे तो हर लिहाज से ये बिल आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया। चॉइस साहब, आपका भी एक से ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जनाब हैदर अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ होंगे, मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ होंगे और कमर जमान कायरा साहब होंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, नए सूबों के हवाले से बात होगी। हमारे साथ रहिएगा।